टीचर बनना चाहते हैं? यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, मैथ आपको परेशान करती है, या भाषाओं को समझने में दिक्कत होती है, कहीं रीजनिंग या एसएसटी के सवाल आपको उलझाते हैं? अगर ऐसा है तो वर्धनम एकेडमी लेकर आया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण बैचेज, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी आपको एक साथ पढ़ाएगी, अपने अपने विषय में अपने अनुभव के द्वारा सारे कंफ्यूजन समाप्त करेगी और आपको बेहतर समझ के साथ तैयार करेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, ताकि जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो और आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं, कई विषयों के कारण उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर होने के कारण वो अपने टारगेट क्वेश्चन को अचीव नहीं कर पाते। अगर ऐसी दिक्कतें आपके साथ हैं तो वर्धनम एकेडमी के नए बैचेस के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो वर्धनम एकेडमी न्यू बैच अपनी टीम के साथ आप तक पहुंचा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और सिखा रहा है आपको रियल क्लास की तरह, ताकि आप श्योर शिक्षक बन सकें। इसलिए आपको तेजी से बिना देरी किए हुए वर्धनम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? यदि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। आप लोग जानते हैं जैसा कि हर संडे को सुपर टेट के लिए जो मैराथन क्लास आता है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपके बहुत हर सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आते हैं। तो उसी में पहली सीरीज में हमने आपके पास जीएस और जीके का सुपर टेट में जो क्वेश्चंस आता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक हो या जियोग्राफी हो, हर चैप्टर यानी हर चैप्टर से हर टॉपिक से क्वेश्चंस लाते हैं और आपके सामने एलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, वो लोग जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस और जीके है, जैसे लेखपाल हो गया, जो पेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि मैराथन क्लास के लिए हर संडे को मैराथन क्लास होता है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपके लिए अगर आप अपने जीएस और जीके के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं या आप मजबूत करना चाहते हैं आप अपने जीएस के हर चैप्टर को, हर टॉपिक को, तो आपके सामने लाया गया है वर्धनम एकेडमी पे जीएस और जीके का मैप का क्लास। मैप का क्लास का मतलब आपको इंडिया पूरा पढ़ाया जाएगा मैप के जरिए और पूरा वर्ल्ड पढ़ाया जाएगा मैप के जरिए। यानी वर्ल्ड में जितने भी चीजें हैं वो हर एक कंट्री के बारे में बताया जाएगा। जितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, हर कंट्री की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को वो बताया जाएगा। तो इस बैच को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ और उसमें क्या कहते हैं फ्री वीडियोस वगैरह ट्रायल में डाला गया है। आप वर्धनम एकेडमी पे जाके वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यूट्यूब पे भी आपको क्या मिल जाएंगी, डेमो क्लासेस, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। ये सुपर टेट जीएस जीके का है और हर टीचर अपना अपना लेकर यहां से आते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जजिया कर, ध्यान देंगे हर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को ना देखें कि सर 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक, ये देखें कि हमारा जो ऑप्शन बन रहा है उससे हमें कितना क्वेश्चन मिल रहा है। तो हर ऑप्शन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि जजिया कर जो है वो पूरी तरीके से खत्म करने वाला कौन सा शासक है, यानी वह कौन सा ऐसा शासक है जिसने जजिया कर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हमारे पास ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब और मोहम्मद शाह। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग आंसर करेंगे इसमें कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को पूरी तरीके से क्या किया, समाप्त किया। अब जजिया कर के बारे में हम बताएं आपको
कि जजिया कर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। कौन सा कर? जजिया कर। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय राजा कौन थे? दाहिर। क्या थे? सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में इस पे आक्रमण किया और उन्हें क्या कर दिया? हरा दिया, तो उसने एक कर लगाया था जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं थे गैर मुस्लिम पे लगने वाला कर, यानी यह एक सिक्योरिटी कर था। सर क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर कैसा कर था, तो ये सुरक्षात्मक कर था। ध्यान रखेंगे कि सुरक्षात्मक यानी सिक्योरिटी टैक्स था। और किस पे लगता था? तो गैर मुस्लिम पे लगता था। कैसा था ये? सुरक्षात्मक कर। ये भी याद रखेंगे कि ये सुरक्षात्मक कर था। और सबसे पहले यानी पूरी तरीके से जजिया कर को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम से आप याद रखेंगे कि इसने जजिया कर को लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? तो पूरी तरीके से खत्म करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह, जिसका नाम था रोशन अख्तर। आप लोग ये भी नाम याद रखेंगे। क्या नाम था उसका? रोशन अख्तर। इसका नाम था रोशन अख्तर। इसे मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। इसका किस नाम से? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, जिसने पूरी तरीके से जजिया कर को क्या किया? समाप्त कर दिया। अब ध्यान रखेंगे पहली बार किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने फर्स्ट टाइम लागू किया था, पहली बार। ठीक। और फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या किया? क्वेश्चन आएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? क्या क्वेश्चन रहेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे कि ब्राह्मण पे जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने क्या किया था? यानी फिर अकबर ने खत्म किया, फिर औरंगजेब ने स्टार्ट किया था। आप लोग यहां ध्यान देंगे जजिया कर के बारे में कि 1564 में अकबर ने क्या किया था? खत्म कर दिया था किसको? जजिया कर को। फिर 1669 में किसने चालू किया? औरंगजेब ने चालू कर दिया था। कितने में? औरंगजेब ने 1669 में चालू किया था औरंगजेब ने, यानी फिर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पूरी तरीके से कितने खत्म कर दिया? तो मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, उसने क्या कर दिया? पूरी तरीके से खत्म किया। तो ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से खत्म करने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? ध्यान दे इसमें कि वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु क्या खेलते हुई? चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। यानी घोड़े से खेला जाता है और चौगान घोड़े पे बैठ के, तो चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई? आप लोग आंसर करेंगे। हाँ, आंसर करें आप लोग कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आंसर करें आप लोग। हाँ, अरशद खान कह रहे हैं बी। टोनी, हेलो सर। हाँ, आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर करेंगे, यानी जैसे पहले का बी है या दूसरे का बी है। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान। टोनी कह रही है कि सी सही है। आप लोग ध्यान से आंसर करेंगे। देखें, क्वेश्चन गलत होने का चांस यहीं पे रहता है। हम लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, वही चीज हमारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक था जिसको यानी घोड़े से खेला जाता है चौगान। हाँ, 2 का सी गलत है आंसर। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये कुतुबुद्दीन यानी गुलाम वंश का संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है,
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर रियल संस्थापक यानी वास्तविक अगर कहा जाए तो इल्तुतमिश था। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपने आप को सिपे सालार कहता था, यानी अपने आप को राजा का दर्जा नहीं देता था। तो इसीलिए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन आएगा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? नाम से ही स्पष्ट है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसकी याद में? अपने गुरु यानी उनके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। याद रखेंगे, बख्तियार काकी के याद में क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया था। और इल्तुतमिश कौन है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को गुलाम वंश का। बलबन से एक क्वेश्चन पूछता है कि बलबन का नाम उलूग खान किसको कहा जाता है? क्या नाम है उसका? उलूग खान। बलबन को किस नाम से जाना जाता है? उलूग खान के नाम से जाना जाता है। हाँ, आंसर करेंगे आप लोग। रजिया सुल्तान से एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्या आता है? प्रथम महिला शासिका। हर ऑप्शन को आप लोग लिखते रहेंगे। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन आएगा रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? तो हरियाणा में एक जगह है कैथल। क्या है? हाँ, राही सिंह कह रही हैं। गुड आफ्टरनून। आप लोग आंसर करें। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? ये बात याद रखेंगे, कैथल में हुई थी। कैथल कहां पे है? हरियाणा में है। अब हम आपको इस तरीके से ऐसे बता दें, याद तो हो जाएगा, लेकिन आप अगर मैप से एक बार इस चीजों को पढ़ ले, हर चीज कवर की जाएगी मैप में आपको, जो हम बैच लॉन्च किए हैं आप लोगों के लिए, इंडिया और वर्ल्ड मैप। तो कैथल में किसकी मृत्यु हुई थी? रजिया सुल्तान की। डाकुओं ने कर दिया था। हरियाणा में ये जगह है। अगला क्वेश्चन देखें, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने गाजी मलिक कहा गया? देखें, यानी गाजी मलिक किसे कहा गया? दिल्ली सल्तनत का किस शासक को गाजी मलिक यानी कहा जाता है? वो गाजी मलिक का उपाधि धारण किया था। बताएं, आंसर करें आप लोग। हाँ, इनाया सलमान के गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोग आंसर करें क्वेश्चन का। यानी दिल्ली सल्तनत का किस शासक को गाजी मलिक कहा जाता है, या किसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह? आंसर करें। जिसको हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख लेगा। व्हिच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज कॉल्ड गाजी मलिक? यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गाजी मलिक कहा जाता है? थर्ड का ए, अरशद खान भी कह रहे हैं। थर्ड का डी कह रहे हैं। सोनी थर्ड का ए। हाँ, तो क्या सही है? गाजी मलिक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। आंसर सही है किसी किसी का। गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा जाता है? गाजी मलिक कहा जाता है। ध्यान देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा यात्री आया था, विदेशी यात्री? तो कौन था? इब्ने बतूता। कौन था? इब्ने बतूता। याद रखेंगे, ये मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का रहने वाला था और 7000 किलोमीटर चलकर कहाँ आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अफरोज कह रहे हैं ए क्वेश्चन सही है। ए थर्ड का ए। ममता राय, सभी को गुड आफ्टरनून। गयासुद्दीन को, ममता राय कह रही है गयासुद्दीन। सही है। गाजी मलिक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। ये और मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन क्या याद रखेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके दरबार में इब्ने बतूता आया था, जो मोरक्को का रहने वाला था। 7000 किलोमीटर चलकर आया था। इब्ने बतूता का एक बुक है यानी पुस्तक है, उसका नाम याद रखेंगे। उसका नाम है
रहेला, क्या नाम है? रहेला, उसके बुक का नाम है रहेला, ये भी याद रखें। अच्छा बताएं, कमेंट में बताएंगे जो गयासुद्दीन तुगलक है वो किस वंश का संस्थापक है? गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का संस्थापक है, आप लोग बताएं। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का संस्थापक है? हम लोग देखें, फिरोज शाह तुगलक से आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि तुगलक वंश में नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो है मोहम्मद बिन, किसने करवाया था? ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। किसका? नहरों का निर्माण करवाया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन अगर पूछेगा नहरों की जाल किसने बिछवाई, नहर यानी बहुत सारे नहर, नहरों की जाल किसने बिछवाई, तो आएगा फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने, हाँ, तुगलक वंश की स्थापना किया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसे गाजी मलिक कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का अगला शासक था, जिसके दरबार में इब्न बतूता आया। नहरों की जाल किसने बिछवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाई थी। ठीक है, हर टॉपिक को आप देखते रहेंगे। तुगलक वंश कब से कब तक, यानी दिल्ली सल्तनत का जो वंश है कौन कौन सा है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कौन सा है? ये गुलाम वंश का है, यानी ये क्या है? दिल्ली सल्तनत, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे बड़ा जो वंश है कौन सा है? तुगलक वंश। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा वंश कौन सा था? तुगलक वंश, जिसका समय था 1320 से लेकर 1414। ठीक है, ध्यान देंगे। गुलाम वंश भी छोटा था। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ये कहां से शुरू होता है? 1206 से शुरू होता है। कहां से? 1206 से शुरू होता है। ठीक है, तो छोटा है ये तुगलक वंश। यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा कौन था, तो याद रखेंगे 1320 से लेकर 1414। तो हम लोग आंसर करें, देखें कि गाजी मलिक, ये चारों ऑप्शन हम लोग डिस्कस किए। नहरों का जाल पूछेगा तो किसने बिछाया? फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया। ठीक, अगला क्वेश्चन करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनके गुरु का नाम क्या था? आप लोगों के सामने ऑप्शन है उस्मान हारूनी, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। आंसर करेंगे आप लोग। मोहम्मद फिरोज खान, गुड आफ्टरनून। हाँ, आंसर करें आप लोग। संतोष मीना, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आंसर करेंगे। और देखें, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ये नहीं बस ऐसे कथा की तरह सुन लें। आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, हर ऑप्शन को जो आपको आता है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, लिखे ना लिखे। जो नहीं आता है उसको चारों ऑप्शन लिखकर उस पे जिस तरीके से मैं एक मतलब तीर लगा के आराम से छोटे शॉर्टकट नोट्स में लिख देता हूं, उसी तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में छोटी चीजें रहती है तो पढ़ने में पढ़ने का मन भी करता है और पढ़ने में आसानी होती है। हाँ, राहिल सिंह ने फोर्थ का सी आंसर दिया है। थर्ड हो गया है, फोर्थ का दे। ममता राय ने फोर्थ का सेकंड ऑप्शन दिया। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, बताएं। और लोग आंसर करेंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था उस्मान हारूनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन यहाँ पे रखा जाता है जो किसी न किसी एग्जाम के में आया हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, कौन है? उस्मान हारूनी किनके गुरु हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन है? बख्तियार काकी। याद रखेंगे कौन है? बख्तियार काकी। और उसके बाद उनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। फिर उसके बाद, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे बख्तियार काकी के, ठीक है, दो शिष्य थे। एक था ऐबक, ठीक है, और दूसरा बाबा फरीद। नाम सुने होंगे आप लोग। तो
यानी एक था ऐबक और दूसरा बाबा फरीद थे। तो बख्तियार काकी के याद में ऐबक ने क्या बनवाया था? यानी कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया था। ये बात यहाँ अफरोज करें, फोर्थ का ए सही है आंसर। उस्मान हारूनी को किसके गुरु का नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। बाबर ने भारत पर आक्रमण, पहला आक्रमण कब किया था? बहुत ही सोच समझ कर आंसर देंगे। यानी बाबर का भारत पे पहला आक्रमण कौन सा था? आंसर करें। 1519, 1526, 1527, 1528। आप लोग इस पे देखेंगे और आंसर करेंगे इसका। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? आंसर करें आप लोग। पहला हमारे पास ऑप्शन है 1519, 1526, 1527 और 1528। हाँ, फिरोज कह रहे हैं फिफ्थ का बी आंसर सही है। और बताएं, राही भी फिफ्थ का बी कह रही हैं। सोनी फिफ्थ का, हाँ फिफ्थ का ए सही है उनका, 1519। और आंसर करें। देखिए बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो आप लोग ध्यान देंगे कि बाबर का भारत पे पहला आक्रमण क्या है? 1519 है। ठीक है, बाजौर का युद्ध किया था किसने? बाबर ने। कब किया था? 1519 में ये भारत पर पहला आक्रमण था। और इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। किसका? तोप का जनक भी किसे कहा जाता है? भारत में तोप का जनक बाबर को ही माना जाता है। 1526 ऑप्शन हमें नहीं सही है, क्योंकि 1526 जो बाबर का है वो पांचवा आक्रमण है। कौन सा है? इससे पहले बाबर ने 4 आक्रमण और किए भारत पे। ठीक है, तो बाबर का जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध, 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, जिसका पांचवा आक्रमण था बाबर का। ये ध्यान रखेंगे। और पहला आक्रमण कौन सा था? बाजौर युद्ध हुआ था, जिसमें सबसे पहले तोप का प्रयोग किया गया था 1519 में। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, 1527 में किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। 1529 में याद रखेंगे चंदेरी का युद्ध हुआ। किसका? चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 में चंदेरी का युद्ध हुआ। तो ऑप्शंस सभी आप लोग देखते रहेंगे। यानी पहला आक्रमण, ये ध्यान रखना, बाजौर का हुआ था, जिसमें सबसे पहले बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। अगला है, हाँ ये ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। अगर जो भी यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है या जो एप्लीकेशन पे फ्री चीजें होती हैं या यूट्यूब पे जो भी क्लासेस दी जाती हैं, उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो वर्धनम एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए वर्धनम एकेडमी के नाम से जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करेंगे। वहां पे आप साइन अप करेंगे, यानी पहले आएगा साइन इन। तो साइन इन किया जाता है कब? जब आपकी आईडी पहले से बनी हो। और साइन अप करना है आपको वहां पे। फिर मोबाइल नंबर आएगा, ओटीपी आप डालेंगे, अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे उसको। वहां से आपको सारी चीजें फ्रंट पे दिखने लगेंगी, जो जो कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग करेंगे। और ऑनलाइन जो भी बैच स्टार्ट हो चुका है, चाहे वो सुपर टेट का हो, टेट का बैच है, और हायर एजुकेशन के भी स्टार्ट हो चुके हैं, और मैप का क्लास भी स्टार्ट है। तो वहां से इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इश्यू है तो आपको। अगला क्वेश्चन देखें। अकबर के प्रशासनिक काल में रुपया और दाम का अनुपात क्या था? ये पूरे जो हिस्ट्री यानी दिल्ली सल्तनत है, या आप कहें मिडवल हिस्ट्री या एंसेंट मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से हमने सभी क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है, यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर के प्रशासनिक काल में रुपया और दाम का अनुपात क्या था? ध्यान दें, अब आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आसान का मतलब बस ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन रखा रहता है। ठीक है, आप ये आंसर करेंगे कि अकबर के इस काल में रुपया और दाम का अनुपात क्या था।
यानी 1 रुपया कितने दाम के बराबर होता था। यानी शेरशाह सूरी ने जब चालू किया था रुपया, दाम और अशरफी, क्या चालू किया था? रुपया, दाम और अशरफी, 3 प्रकार के सिक्के चालू किए थे शेरशाह सूरी ने। वही सिक्का चला आ रहा था, लेकिन अकबर के समय में उसका अनुपात जो था वो अलग था, शेरशाह सूरी के समय में जो अनुपात था वो अलग था। तो आप लोग आंसर करें कि अकबर का जब काल चल रहा था, शासनकाल, तो उसमें जो रुपया और दाम का अनुपात था, रुपया और दाम का अनुपात कितना था ये बताएंगे आप। 1:64, 1:40, 1:10, 2:3। आंसर करेंगे आप लोग, रुपया और दाम का अनुपात कितना था? हाँ देखें, अकबर के प्रशासन यानी अकबर का काल में रुपया और दाम का अनुपात, तो वहां पे रुपया, अकबर ने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे उसमें, यानी रुपया, दाम और अशरफी तो चलता ही था। हाँ, सोनी कह रहे हैं 6 का है, राही भी 1:40। हाँ सही है आंसर। तो हम बता रहे थे कि अकबर ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिन्हें इलाही सिक्का और जलाली सिक्का कहा जाता था। क्वेश्चन आएगा, इलाही और जलाली प्रकार के सिक्के किसने चलवाए? इलाही और जलाली प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो ये भी याद रखना, अकबर ने चलाया था। इलाही जो सिक्का था वो गोल था, और जो जलाली सिक्का था वो कैसा था? वो स्क्वायर में यानी रेक्टेंगल में था, चौकोर था। उसमें ये नहीं पूछेगा रेक्टेंगल या, उसमें पूछेगा जो इलाही सिक्का था वो गोल था और जो जलाली सिक्का था वो चौकोर था। ममता राय जी कह रही है 1:24। 24 ऑप्शन में तो है ही नहीं, 1:64। हाँ देखे, ऑप्शन हमारे सामने 1:64, 1:40, 1:10, 2:3। तो आंसर हमारा होगा 1:40। क्या होगा? 1:40। बी ऑप्शन हमारा सही है कि अकबर के समय में 1:40 का मतलब 1 रुपया कितने दाम के बराबर होता था? 40 दाम के बराबर होता था। 1 रुपया कितने दाम के बराबर होता था? 40 दाम के बराबर होता था। और 1:64 ये शेरशाह सूरी के समय में था। शेरशाह सूरी के समय में क्या था? 1:64, यानी 1 रुपया कितने दाम के बराबर होता था? 1 रुपया 64 दाम के बराबर, 64 दाम के बराबर होता था। किसके समय में? ये शेरशाह सूरी के समय में होता था। ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी के समय में क्या था? 1:64। और उसके बाद अकबर ने 2 प्रकार के सिक्के, इलाही और जलाली। इलाही सिक्का कैसा था? गोल था, और जलाली सिक्का कैसा था? चौकोर था। ये भी ध्यान रखेंगे। और उसका रेशियो जो था, यानी 1 रुपया, एक इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर होता था। यहां ध्यान देंगे, 1:10 का मतलब एक इलाही सिक्का कितने के बराबर होता था? 10 रुपए के बराबर होता था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि एक इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर होता था, और 1 रुपया 64 दाम के बराबर शेरशाह सूरी के समय में, 1 रुपया 40 दाम के बराबर किसके? अकबर के समय में। तो ऑप्शंस आप लोग लिखते भी रहेंगे साथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बेदाग सफेद संगमरमर से बना मकबरा कौन सा है? आंसर करेंगे कि भारत का वो कौन सा पहला मकबरा है जो बेदाग सफेद संगमरमर से बनाया गया है? आंसर करेंगे, आंसर करें बेदाग सफेद। क्वेश्चन यही पूछेगा कि बेदाग सफेद संगमरमर का पहला मकबरा कौन सा है? पहला ध्यान देंगे कि पहला मकबरा कौन सा है। एतमादुद्दौला का मकबरा, ताजमहल, शीश महल, मोती मस्जिद। आप लोग आंसर करें। हाँ, राही सिंह कह रहे हैं ताजमहल, ममता राय भी ताजमहल। और बताएं आंसर। हाँ, फिरोज कह रहे हैं सेवंत का बी, यानी ताजमहल इनका भी आंसर है।
क्वेश्चन हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और कुछ ऐसा होता है, कुछ चीजें जो हमें पता भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप हम इसीलिए ऑप्शंस को ऐसे रखते हैं कि उससे हमारा 3 से 4 क्वेश्चन बन जाए। तो क्या है, पहला, भारत का पहला बेदाग सफेद संगमरमर से बना मकबरा कौन है? एतमादुद्दौला का मकबरा। ध्यान रखेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्या है? एतमादुद्दौला का मकबरा। कैसा है? बेदाग सफेद संगमरमर से बना पहला है। हाँ, सोनी के सेवंत का है सही आंसर। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? यानी ये बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनवाया था? क्वेश्चन आएगा किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। किसके लिए? नूरजहां के पिता का क्या नाम था? ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग नाम था। ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी और नूरजहां ने उनके लिए बेदाग संगमरमर का पहला मकबरा बनवाया जिसका नाम था एतमादुद्दौला का मकबरा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ताजमहल जो है वो दूसरा है। ताजमहल किसने बनवाया था? सब लोग जानते होंगे ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा किसने बनवाया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन पूछेगा ताजमहल का वास्तुकार कौन था? क्या नाम है उसका? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम है? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी कौन है? ताजमहल के वास्तुकार हैं। और काम किसने करवाया था? तो ईशा खान ने। ध्यान देंगे, ईशा खान ने क्या करवाया था? ताजमहल का काम, यानी ठेकेदार कौन था? ईशा खान। और काम लाहौरी ने क्या दिया था? वास्तुकार यानी डिजाइन किसने दिया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने दिया था। शाहजहां ने बनवाया था, किसके लिए बनवाया था? जानते हैं, मुमताज के लिए बनवाया था, जिसका नाम मुमताज महल है, उसी को ताजमहल कहा जाता है। पहला बेदाग संगमरमर का मकबरा एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। किसके लिए? अपने पिता ग्यास बेग के लिए, जिसको जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। तो ध्यान से हम लोग आंसर को करें। और ये देखें, शीश महल कहाँ पे है? तो शीश महल लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में है। मोती मस्जिद कहाँ है? तो आगरा है। कहाँ है? आगरा है मोती मस्जिद। ध्यान देंगे इस पे। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या है? एशिया का नेपोलियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इससे आपको 2-3 चीजें और बताएंगे नेपोलियन के बारे में, ठीक है, कि किसको किसको कौन सा नेपोलियन कहा जाता है। तो एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताएं? नादिर शाह, मुअज्जम, जहांदार शाह या फारूक शेर? ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे और करते रहेंगे। और सुपर टेट का यानी जो भर्तियां, शिक्षक भर्ती जो आई है 51,112, जिसका नोटिफिकेशन तकरीबन अगस्त में जारी हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को मुकम्मल करते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बस नोटिफिकेशन आए तभी हम उसको यानी पढ़ना स्टार्ट करें। पढ़ना स्टार्ट अभी से, यानी नोटिफिकेशन आने के पहले आपको पूरी चीजें तैयार होनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद टाइम कितना मिलता है ये किसी को नहीं पता है। और उसके बाद हमें क्या करना होगा? सिर्फ रिवाइज करें और नई चीजों को उसमें देखें। तो क्वेश्चन करेंगे, एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नादिर शाह, मुअज्जम, जहांदार शाह या फारूक शेर। हाँ, राही सिंह करे नादिर शाह, ममता राय भी करे नादिर शाह। आंसर सही है आप लोगों का। देखें तो एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। किसे? नादिर शाह को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? तो नादिर शाह ही था। जब उसने आक्रमण किया था 1739 में, ठीक है, तो उस समय शासक कौन था? मुगल शासक था रोशन अख्तर, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। और उसी क्या ले गया? मयूर सिंहासन, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मयूर सिंहासन कौन लेकर गया? मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह, जिसे एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। कितने में? 1739 में क्या किया था इसने? आक्रमण किया था। उस समय राजा कौन था? शासक यानी मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? जिसका नाम, जिसे हम रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं। क्या नाम था? रोशन अख्तर।
जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ध्यान देंगे इसे, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। हाँ, उसके बाद मुअज्जम देखेंगे। मुअज्जम को क्या कहा जाता है? शाहे बेखबर कहा जाता है। इसका नाम बहादुर शाह है, बहादुर शाह प्रथम भी बोल सकते हैं। तो मुअज्जम को बहादुर शाह इसको कहा जाता था। इसे शाहे बेखबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा, मुगल शासक यानी मुगल सल्तनत का वह कौन सा ऐसा शासक है जिसे शाहे बेखबर कहा जाता है? शाहे बेखबर, ठीक है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, लंपट मूर्ख। ध्यान देंगे, ये चीजें पूछी गई हैं और पूछती भी हैं। फारूक शेर को क्या कहते हैं? घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। सारे ऑप्शंस को आप लोग लिख लेंगे। घृणित कायर किसे कहा जाता है? फारूक शेर को कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शंस को आप लोग देखते रहे। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? एशिया का नेपोलियन, जिसने मयूर सिंहासन को ले गया। उसी के मयूर सिंहासन के बीच में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा। आप बताएंगे, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि कोहिनूर हीरा कहाँ के शासक यानी से कौन लेकर आया था। ऑप्शन में बताएं कि जो कोहिनूर हीरा था वो किस शासक ने यानी दे दिया था, किसको दिया था, ये भी बताएं। देखें, कोहिनूर हीरा जो है मयूर सिंहासन में जो लगा था वो कौन लेकर आया था? तो मलिक काफूर लेकर आया था। यानी काकतीय वंश का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या था? प्रताप रुद्रदेव। ठीक, प्रताप रुद्रदेव जो शासक था, जब उसने अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर ने उस पर आक्रमण किया तो प्रताप रुद्रदेव सरेंडर बोल दिया, यानी वो अपनी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया और अपनी मूर्ति को, सोने की मूर्ति को जंजीर से लपेट कर यानी दिया। इसका मतलब यह है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपकी बातों को मानते हैं। तो सोने की मूर्ति को जंजीर से लपेट कर और साथ में क्या दिया? कोहिनूर हीरा दिया था। तो कौन लेकर आया था? मलिक काफूर। याद रखेंगे, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी, यानी 1000 दिनार में इसको खरीदा था। किसको? मलिक काफूर को। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? आंसर करेंगे, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? हमारे पास ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, मूल शंकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर या केशव चंद्र सेन। किसने किया था? केशव चंद्र सेन। तो आप लोग आंसर करें। जितने ऑप्शंस है या जो भी एक्स्ट्रा चीज ऑप्शंस में कराए जाते हैं सब नोट करते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सामने, ये हमने यानी दिल्ली सल्तनत जिसे हम अगर कहें तो मेडिवल हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, और कुछ जियोग्राफी के रहते हैं, कुछ पॉलिटी के रहते हैं। तो सब चीजें आप देखते रहेंगे। 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा? तकरीबन आपको 60 से 70 क्वेश्चन मिलता है। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। सेम पीडीएफ इसमें जो भी हम इसमें लिखते हैं साइड में वो वही पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। राही सिंह 9th का ए। और लोग आंसर करें। देवेंद्र नाथ ठाकुर, ममता राय कह रही हैं। देखिए, हम लोग पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये चीजें हमें नहीं मालूम होती है। और हमारा सिलेक्शन जो होता है इसी पे डिपेंड करता है। हम ढेर सारी जानकारी रख लें या आप हमारी यानी कोई भी चीज हो, अगर हम किसी की जानकारी को देखेंगे या उसको ये देखेंगे कि उसको आता कितना है या आता नहीं है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद को देखिए कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, और पढ़ना क्या है ये ध्यान में रखिए। ये नहीं कि कोई भी किताब उठा लाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें, पता लगा उससे क्वेश्चन ही ना आए या हमें समझ में ना आए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कीजिए। हाँ, देवेंद्र नाथ ठाकुर करें, ममता राय, राही करें, हाँ सोनी करें 9th का ए। आप लोग आंसर करें, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और कहां पे किया था? तो ध्यान देंगे, वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था। कहां पे? न्यूयॉर्क में किया गया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे।
मूल शंकर किनका नाम है? दयानंद सरस्वती का नाम क्या है? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का नाम क्या है? मूल शंकर नाम है। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन जो है, हाँ 1894 में हुआ था। 9th का ए सही है आंसर। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने, यानी ये राजा राम मोहन राय के शिष्य हैं। ध्यान देंगे, राजा राम मोहन राय के जो शिष्य हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन, इन्होंने भी अलग अलग चीजों की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बता दें। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू, या याद करेंगे इसको कि स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है और हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है। और हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा है। ये भी क्वेश्चन आया है, भारत का आध्यात्मिक गुरु। भारत का आध्यात्मिक गुरु किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसको? स्वामी विवेकानंद जी को कहा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे। दयानंद सरस्वती से आप लोग याद रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। किसने किया? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। आप लोग आंसर कमेंट में आंसर करेंगे, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है। कमेंट में आंसर करें। और देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र ठाकुर, ये दोनों कौन है? ये दोनों राजा राम मोहन राय के शिष्य हैं। राजा राम मोहन राय के शिष्य हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन याद रखना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था, ठीक है। और वेद समाज की स्थापना किसने किया था? वेद समाज की स्थापना तो केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने क्या किया? वेद समाज की स्थापना। तो सब देखते रहेंगे। मूल शंकर कौन? दयानंद सरस्वती का नाम है, मूल नाम यानी बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। हमने पूछा है आपसे कि बताएं आप कि भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? आर्य समाज का नारा है, भारत भारतीयों के लिए है। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। लेकिन भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसका है? तो आर्य समाज का है। ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो देखिए हमारे सामने कितने क्वेश्चंस आते हैं। जितना भी सामाजिक सुधार, अब इन चारों ऑप्शन से सामाजिक सुधार, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, ठीक है, या रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, बेल्लूर मठ की स्थापना की, ठीक है। शिकागो में उन्होंने स्पीच दिया था। उन्हें तूफानी हिंदू या हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। तो और आध्यात्मिक, भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। ये सब सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग इन सब पे देखेंगे, ठीक है। और देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन कौन है? ये राजा राम मोहन राय के शिष्य हैं, जिन्होंने वेद समाज और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में, यानी चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया था? गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जो किए थे वो किसके लिए किए थे? ऑप्शन है 3 कठिया पद्धति, 5 कठिया पद्धति, 7 कठिया या 2 कठिया। आप लोग ध्यान देंगे, गांधी जी ने किसके लिए चंपारण सत्याग्रह किया था? और आप तो आंसर बताएंगे कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट में बताएं, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर करेंगे कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट में बताएंगे। गांधी जी से देखें, गांधी युग हम लोग जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन, ममता राय कह रही है 10th का ए, और साक्षी गुप्ता भी कह रही है 10th का ए। देखें, आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं जो सुपर टेट या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, सबको आप लोग शेयर करेंगे, उनको भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करें हो मिल जाए। हाँ, राही सिंह 9 जनवरी, हाँ, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को कहा है, साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उन्हीं के आने के उसमें प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, 1915 गांधी जी वापस आए थे। आंसर करें, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया था? तो 3 कठिया पद्धति या 5 कठिया, 2 कठिया, ठीक है, या 7 कठिया। तो याद रखेंगे 3 कठिया पद्धति पे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। 3 कठिया पद्धति क्या होता है? जिसको हम कहें, इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। यानी 20 कट्ठा जमीन पर जो अंग्रेज थे वो भारतीय मजदूरों से या किसानों से 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील बोआते थे। ठीक है, यानी नील की खेती करवाते थे। और नील की खराबी सबसे बड़ी है कि एक बार अगर नील की खेती हो जाए तो 3 सालों तक उस पर कोई भी फसल नहीं होती, तो इससे किसानों का लॉस होता था। हाँ, देखें, 3 कठिया पद्धति के बारे में आप लोग जान लें कि ये 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा क्या अंग्रेज उस पर कौन सी खेती करवाते थे? नील की खेती करवाते थे। किस चीज की? नील की खेती। और इसी को खत्म करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था ना। देखे, हाँ, चंपारण सत्याग्रह किया था। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम देख लें यहाँ पे कि 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए, 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन आएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। और इस स्थापना में सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा था? तो अंबालाल साराभाई यानी अंबालाल का लगा था। ठीक है, याद रखेंगे, अंबालाल साराभाई उनका पूरा नाम था। अंबालाल साराभाई। तो याद रखेंगे, साबरमती आश्रम के निर्माण में सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा था? सोनी 10th का ए सही है आंसर, अंबालाल साराभाई का। 1916 में साबरमती स्थापना किया था। 1917 में इन्होंने क्या कर दिया था? लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। तो क्वेश्चन, 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग भी लिया था। कब? 1916 में ही। लखनऊ अधिवेशन में भाग कब लिए थे गांधी जी? 1916 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में। किसके लिए? 3 कठिया पद्धति के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप फेसबुक पेज और यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करेंगे। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए वर्धनम एकेडमी के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, वहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्वेश्चन अगला है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आंसर आप लोग करें। देखिए, कांग्रेस से क्वेश्चन भी आता है, यानी इंडियन मूवमेंट कांग्रेस जो है, तो वहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आंसर करें। हमारे पास ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, डफरिन, डब्ल्यू सी बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत कहा जाता है। बताएं, हर्मिट ऑफ शिमला का मतलब? शिमला का संत। शिमला का संत किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे आप लोग। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हाँ, राही सिंह 11th का सी, ममता राय 11th का ए। और लोग आंसर करेंगे। साक्षी गुप्ता 11th का ए। आप सही है आंसर, यानी बहुत लोगों का आंसर सही है। देखें, हर्मिट ऑफ शिमला का मतलब शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है, यानी ए ओ ह्यूम। इसका पूरा नाम क्या है?
ए ओ ह्यूम हम लोग सुने हैं नाम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, हम हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले कौन थे? एओ ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी जो कांग्रेस पार्टी थी उसके संस्थापक कौन है? तो ये एओ ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस का स्थापना यानी जो किया था, कहा जाता है कि वो डफरिन के मस्तिष्क का उपज था। ठीक है, क्या थी? कांग्रेस जो बनी थी वो डफरिन के दिमाग की उपज थी, ऐसा माना जाता है। डफरिन WC बनर्जी को यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को, यानी पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को माना जाता है, यानी यही थे पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ, बहुत लोगों का आंसर सही है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सचिन सैन्याल ने किस संगठन की स्थापना की थी? ये क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण था। आप लोग ध्यान देंगे, इसमें जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण था वहां से क्वेश्चन है कि सचिन सैन्याल ने किस संगठन की स्थापना की थी? HRA, HSRA, इंडियन हाउस, नौजवान सभा। आप लोग आंसर करेंगे, देखें HRA या HSRA या इंडियन हाउस या नौजवान सभा। इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे, चारों ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है। तो सचिन सैन्याल ने किस संगठन की स्थापना की? आप लोगों के पास में है ऑप्शन, यहाँ पे देखें HRA, HSRA, इंडियन हाउस या नौजवान सभा। क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्रांतिकारी आंदोलन का कौन सा चरण था? दूसरा चरण। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्रांतिकारी आंदोलन जो पढ़ते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं इन सब चीजों के बारे में। राही करे हैं 12 का डी। और बताएं आंसर। देखें आंसर करते रहेंगे, ठीक है। गलत हो रहा है इसका ध्यान नहीं, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है। आप लोग आंसर करें। ममता राय कह रही है फर्स्ट का ए आंसर। देखें सचिन सैन्याल ने किसकी स्थापना की थी? तो HRA की स्थापना की थी। किसकी? HRA। इसका मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, कब किया था? तो अक्टूबर 1924 में किया था। कब किया था? अक्टूबर 19। हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी नहीं है, एसोसिएशन है। आप लोग ध्यान देंगे HRA का क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जिसकी स्थापना किसने किया था? तो सचिन सैन्याल ने किया था। ये अक्टूबर 1924 में किया था। कब किया था? अक्टूबर 1924 में किया था इसकी स्थापना। और क्वेश्चन आएगा HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना तो भगत सिंह ने किया था। ध्यान देंगे इसको, भगत सिंह ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना भी किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भी किसने किया? भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1926 में। कब किया था? 1926 में किया था। 1928 में किया नौजवान सभा की स्थापना। और इंडियन हाउस की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुआ था। इंडियन हाउस की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया था। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मन। श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में। तो सारे डेट्स को याद रखेंगे, ये डेट पूछा जा गया है 1905। ठीक, तो HRA की किसने किया? सचिन सैन्याल ने किया था 1924 में, यानी 1924 में। HSR की कब हुई थी? 1926 में भगत सिंह ने किया था। याद रखेंगे अभी 1926। 1928 में नौजवान सभा। और इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मन 1905।
हाँ क्या करें, HRA 1928 में HSRA बन गया था। नहीं, हाँ देखेंगे HRA जो किया था स्थापना, ये सचिन सैन्याल ने 1924 में किया था, लेकिन भगत सिंह ने क्या किया, HSRA बनाया था, उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला देखें, स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हमने कई बार बताया है इसको, बहुत सारे क्वेश्चंस जो करवाए हैं उसमें भी बताया कि स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल, गुरुदत्त सिंह या रानी लक्ष्मीबाई। आंसर करेंगे। हाँ सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कर देंगे। स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है, मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल, गुरुदत्त सिंह या रानी लक्ष्मीबाई। राही करें थर्ड का ए, और लोग आंसर करें। थर्टींथ का ए बता रहे हैं राही सिंह। देखें तो स्वतंत्रता की जननी जो है हम लोग याद रखेंगे कि जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है स्टुगार्ड। क्या नाम है, जर्मनी का शहर स्टुगार्ड, जिसमें स्टुगार्ड सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, जर्मनी के शहर स्टुगार्ड में यानी स्टुगार्ड सम्मेलन हुआ था, जिसमें अलग अलग राष्ट्रों से लोगों को बुलाया गया था, जिसमें मैडम भीखाजी कामा भी क्या हुई थी, उसमें यानी शामिल हुई थी, जिन्होंने 1907 में, यानी ये सम्मेलन कब हुआ, 1907 में यह सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन में पहली बार मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा झंडा फहराया था। तिरंगा यानी हमारा जो तिरंगा झंडा है वो सबसे पहले किसने फहराया था, तो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में फहराया था। कहां पे, जर्मनी के शहर स्टुगार्ड में, स्टुगार्ड सम्मेलन में। आंसर सही है बहुतों का, ठीक है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अमेरिका यानी यूएसए का एक है सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना आपसे पूछा जाएगा, 1913 में किया गया था, लाला हरदयाल ने किया था। कहां पे, सैन फ्रांसिस्को में। कहां पे, सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो सभी ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। हाँ 13th का ए सोनी कह रही है, सही है आंसर। सब आंसर आप लोग इसमें रहे। गदर पार्टी की स्थापना ये भी पूछा गया है, ये भी क्रांतिकारी का दूसरा चरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा किससे लिया था। यानी जब गांधी जी पढ़ने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, यानी लॉ की पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा और आंदोलन की प्रेरणा लिया था, ठीक है। उन्होंने यानी वहां से उनको क्या क्या मिला था, तो कहां कहां से लिए थे आप लोग ये ध्यान देंगे कि गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा कहां से ली। आप लोग आंसर करें। हाँ आंसर करेंगे। गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी, रस्किन से, टॉल्स्टाय से, चर्चिल से, या इनमें से कोई नहीं। हाँ राही सिंह कह रहे हैं टॉल्स्टाय। आंसर सही है आपका। देखें गांधी जी ने जो आंदोलन की प्रेरणा ली थी वो किससे लिया था, तो टॉल्स्टाय से लिया था। किससे, टॉल्स्टाय। रस्किन से उन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी। किसकी, भूख हड़ताल की प्रेरणा। क्वेश्चन आएगा, गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिया था, तो रस्किन से लिया था। और आंदोलन की प्रेरणा किससे लिया था, टॉल्स्टाय से लिया था। ध्यान देंगे आप लोग, यानी टॉल्स्टाय से क्या लिया था, आंदोलन की प्रेरणा लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लोकसभा में किस आर्टिकल में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है। देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ 14th का बी सही है आंसर। अगला आंसर करेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के लोकसभा में, ध्यान देंगे कि संविधान के लोकसभा में यानी किस आर्टिकल में एससी और एसटी के विशेष प्रावधान की चर्चा है। किसकी, एससी और एसटी के विशेष प्रावधान की चर्चा किस आर्टिकल में है।
देखें, हाँ सोनी कह रही है 14th का बी, राही कह रहे हैं 14th का सी। तो आंसर सही है, आप सी नहीं सही है, बी सही है। संविधान के लोकसभा में पूछा है, तो लोकसभा में अगर हमारा रहेगा तो आंसर कौन सा सही है? आर्टिकल 332 यानी 332 आर्टिकल में लोकसभा में किसकी चर्चा है? एससी और एसटी के विशेष प्रावधान की चर्चा है। अगर विधानसभा पूछेगा, इसमें देखें आंसर क्या है? ए सही है हमारा आंसर। 332 में विधानसभा में एससी एसटी की चर्चा है। 330 में यानी लोकसभा में, ध्यान देंगे इधर कि लोकसभा में एससी और एसटी की चर्चा किसमें है? ये 330 में है। और विधानसभा में एससी और एसटी का जो विशेष प्रावधान है वो किसमें है? 332 में है, ये ध्यान देंगे। और एससी आयोग की चर्चा किसमें है? एसटी आयोग की चर्चा किसमें है? तो ये भी ध्यान देंगे कि आर्टिकल जो 38 है इसमें एससी आयोग, एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट जो है उसके आयोग की चर्चा किसमें है? 338 यानी 338 338 में है। और 338 के ए में क्या है? एसटी आयोग की चर्चा है। ये चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे इन आर्टिकल को और नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एसटी आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ममता राय 332, हाँ 334, 334 नहीं है, 334 में अलग प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट है, चारों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? पंचायत से भी क्वेश्चन आता है, हमारे लेखपाल का जो एग्जाम अभी आने वाला है उसमें भी पंचायत से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, पंचायत से क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था, किसने प्रारंभ किया? आप लोग बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू, बी आर मेहता, अशोक मेहता यानी बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता या इनमें से कोई नहीं? आंसर करेंगे। आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसने, अगर जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होगी वो इंग्लिश में देख लेगा। हु स्टार्टेड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी किसने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था? तो किसने? ठीक है, आंसर हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू, बी आर मेहता, अशोक मेहता या इनमें से कोई नहीं। ये जो भी ऑप्शंस रखे जाते हैं वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। पूरी टॉपिक उसमें क्या होती है? कवर हो जाती है। हाँ, बी आर मेहता, राही सिंह कह रही है, साक्षी गुप्ता 16 का सी। और लोग आंसर करें। देखें इसका आंसर क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था? आंसर हमारा ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान देंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद 1952 में, कब स्टार्ट किया था? 1952 में, उस 1952। ठीक है, उसके बाद बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायत समिति इन्होंने दिया था। त्रिस्तरीय पंचायत समिति किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। हमने याद करने का ट्रिक भी बताया था कि बलवंत राय यानी बी आर मेहता, इसमें 3 वर्ड है तो इन्होंने क्या दिया? त्रिस्तरीय। और 2 स्तरीय यानी अशोक मेहता में 2 ही वर्ड है, तो ऐसे याद रखेंगे। अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायत समिति, बलवंत राय मेहता इसमें 3 वर्ड है यानी त्रिस्तरीय पंचायत समिति दिया था। किसने? बलवंत राय मेहता ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। और ये कब शुरू हुआ था? 1957 में। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। ठीक है, और अशोक मेहता ने कब किया था? 20 साल बाद 1977। कब? 1977। तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शन, आप लोग लिखेंगे, इसको नोट डाउन भी करते रहे। हाँ, बलवंत राय मेहता 16 का बी नहीं सही है, पहला सही है। सामुदायिक यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट किसने स्टार्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने त्रिस्तरीय दिया था, इन्होंने 2 स्तरीय दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? ये क्वेश्चन आया है इसलिए हमने आपके सामने रखा। पंचायत से ये भी क्वेश्चन है कि सबसे पुराना जो नगर निगम है, नगर निगम का हम जानते हैं जो मालिक होता है या जो अध्यक्ष होता है उसे मेयर कहा जाता है।
और सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है और उसकी स्थापना कब की गई थी? सबसे पुराना नगर निगम की स्थापना कब की गई और उसके अध्यक्ष कौन है, आप लोग बताएंगे? हाँ, आंसर को आप इसमें जो भी गलत आंसर आप कर रहे हैं वो आपके लाइफ में कभी गलत नहीं होगा। एक बार अगर गलती को सुधार लिया आप तो आप लोग देखते रहेंगे इसको। सबसे पुराना जो नगर निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी और क्या नाम है उसका, बताएं आप लोग कमेंट में। ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन के साथ में आंसर करें कि किस चीज का ए है। ममता राय करिए मद्रास, साक्षी गुप्ता 17 का ए। हाँ, आंसर सही है बहुत का। इसमें क्या है, मद्रास नगर निगम जो है सबसे पुराना, इसकी स्थापना किया गया था 1687 में, 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? मद्रास नगर निगम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरंगे झंडे का डिजाइन सबसे पहले किसने किया था? 1687, हाँ 1687 में नहीं हुआ था, 88 में, 87 में, यानी 87 88 में, लेकिन एग्जैक्ट अगर डेट याद रखेंगे तो 1687 में हुआ था। उपासना सिंह 17 का ए। हाँ, आंसर करें। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 नंबर का क्वेश्चन है, तिरंगे का डिजाइन किसने दिया था? तिरंगे झंडे का जो डिजाइन है वो किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने, हिमांशु कुमार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? आंसर करें आप लोग, तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने दिया था? हाँ, 18 का ये उपासना सिंह, सही है आंसर आपका। देखें, पिंगली वेंकैया ने दिया था। किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने दिया था तिरंगे झंडे का डिजाइन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। 18 का सी, दोनों दोनों कैसे हो सकता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब लाया गया था? यानी अंग्रेज जब यहाँ पे शासन कर रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद ठीक है चार्टर एक्ट आना शुरू हुआ, फिर 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज ठीक है फिर अपना यानी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। तो उसमें कौन कौन से उन्होंने यानी सुधार के नाम पर लाया था? ये भी था, जैसे मार्ले मिंटो सुधार था, लेकिन वो सुधार नाम था, लेकिन वो सुधार नहीं था। ठीक है, और उसके बाद आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये भी आप आंसर करेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो कब आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919, 1909, 1935 या 1858? 19 नंबर का क्वेश्चन करेंगे आप लोग। हर ऑप्शन को आप लोग लिखते भी रहेंगे कॉपी में कि कौन से ऑप्शन का सही है। ठीक है, अगर आ रहा है तब भी नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और चीजों को आप करते रहेंगे। हाँ, ममता राय कह रही है 1919, सही है आंसर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। कब? 1919 में लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसमें ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई थी, यानी उसका प्रचार के लिए। 1909 में राही सिंह 1909 कह रही है, तो 1909 में क्या हुआ था? इसमें आया था मार्ले मिंटो सुधार। क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का 1909 में आया था। हम 1919 में बता रहे थे आपको। इसी में क्या हुआ? ईसाई धर्म को प्रचार के लिए दिया गया। यहां से दो तीन चीजें आप याद रखेंगे, यानी फीमेल को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। किसमें? वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1919 में। ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था सबसे ज्यादा किसमें? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था आप लोग जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इसी उसमें हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत से क्वेश्चन पूछेगा, म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अलग किया गया था। 1858 में यानी द्वैध शासन, जो डुअल शासन चल रहा था, उसको समाप्त किया गया। ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया? 1858 में। ये भी ध्यान रखेंगे, 1857 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। साक्षी गुप्ता 19 का सही है आंसर सबका। अगला देखें, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद तोता है, ये किसने कहा था? ये कोट है, कई बार पूछा गया है कि जो राज्यपाल होता है, यानी राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद तोता है। और एक और कोट है कि सीबीआई सोने के पिंजड़े में बंद तोता है, ये किसने कहा था? तो ये कोट आया है कई बार, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको, कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद तोता है, किसने कहा? सरोजिनी नायडू, सुप्रीम कोर्ट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे, आप लोग आंसर करें। बहुत लोग सुने, पहली बार सुने होंगे कि क्या है ये चीज। ये क्वेश्चन पॉलिटी से है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का होता है वही क्वेश्चन ज्यादातर उठाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस एग्जाम की हम तैयारी करें उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम फॉलो करें। आप अलग अलग एग्जाम्स जो आपके लेवल का है वो क्वेश्चन आप टच करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, कहाँ से बनाएगा कोई? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हाई लेवल के हैं वो उठा के डाल दिया जाता है। साक्षी गुप्ता 19 का ए, आप 20वां करिए। ओशी त्रिपाठी करिए 20 का ए। ममता राय, सरोजिनी नायडू। हाँ देखें, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद तोता है, किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। आंसर सही है आप लोगों का। किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सीबीआई होती है, यानी सीबीआई सोने के पिंजड़े बंद तोता है, ये भी याद रखेंगे। सीबीआई सोने के पिंजड़े में बंद तोता है, ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। सीबीआई सोने के पिंजड़े में बंद तोता है, ये याद रखेंगे, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हम आपके सामने हम 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसको आप अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करें तो ये 60 से 70 क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते रहेंगे और पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे इसी तरीके से जिस तरह हमने फिर दोबारा इसको एलिब्रेट करके बताया है वो मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। और ये इसी कोड के साथ हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। और हमारे सामने यानी हम लोग आपके सामने अब मैथ्स के सर जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस को करवाते हैं, मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाते हैं। वो अब आपके सामने आएंगे। उससे पहले आप ये कोट याद रखेंगे, यानी जिंदगी में आपके अगर कोई मुश्किलात आती है या कोई रुकावट आता है या कोई आपके कामयाबी के रास्ते में कोई रोड़ा बनता है, तो आप उसके फिक्र ना करें, आप चलते रहें। ठीक है, इस कोड को याद करेंगे कि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट यूके यानी ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का है, विंस्टन चर्चिल का, कि यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन if you stop and throw stones at every dog that barks। यानी कहा जाता है कि अगर आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक, अपनी कामयाबी तक, अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं अगर आप रुकते हैं और पत्थर चलाते हैं। यानी थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग का मतलब यहाँ कुत्ता नहीं होता है, यानी आपके कामयाबी के रास्ते में आई हुई रुकावटें हैं। तो आप रुकते हैं और उन हर मुश्किलात को टच करते हुए चलेंगे तो आप अपनी कामयाबी तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे सेशन को अपने एंड करते हैं। हमारे सामने आप लोग के सामने सर आ रहे हैं, आप लोग मैथ्स और रीजनिंग की क्लास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टीचर बनना चाहते हैं? यदि आप टीचर बनना